बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलीग्स, थोड़ा सा एक शॉर्ट सी वीडियो लेकर हम आपके साथ आए हैं और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप जहां भी मौजूद हैं आप आसानी के साथ रेडीनेस असेसमेंट टूल यूज़ कर सकें। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट रेडीनेस असेसमेंट टूल पर बात करेंगे और आपको मैं वॉक थ्रू करूँगा कि किस तरह से आप ये डिस्ट्रिक्ट रेडीनेस असेसमेंट टूल बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और इसे आप नेक्स्ट लेवल तक अपनी रिपोर्ट भिजवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने हेडर्स किस तरह से फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखें, आप लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रेडीनेस असेसमेंट टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन कैचअप कैंपेन पाकिस्तान 2021। अब देखें 2021 इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये कैंपेन फरवरी 2021 में होनी है। इसके बाद यहाँ देखें तो सबसे पहले हमने अपने प्रोविंस का नाम बताना है और इन आवर सिनेरियो प्रोविंस का नाम जो है वो पंजाब है। उसके बाद हमने अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिखना है। लेट्स सी, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर है या डीजी खान है, हमने उस हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है प्लान टीसीवी कैंपेन स्टार्ट डेट, ये ऑलरेडी बिल्ट इन हमने यहाँ पर लिख दिया है, चूँकि इसका फाइनल फैसला हो चुका है और जो डेट है कैंपेन की वो 1 फरवरी 2021 है, तो ऑलरेडी ये यहाँ पर लिखी जा चुकी है। अब यहाँ टारगेट पॉपुलेशन के हवाले से है। देखें, टारगेट पॉपुलेशन इस कैंपेन के हवाले से हमने बतानी है। ज़िले की कुल आबादी यहाँ नहीं लिखनी। कुल आबादी हम बिल्कुल लिख सकते हैं अगर पूरे ज़िले में तमाम यूनियन कौंसल्स में कैंपेन हो रही है, जिस तरह लाहौर, तो टोटल पॉपुलेशन पूरे ज़िले की आबादी होगी। लेकिन अगर ये हमने यहाँ डीजे खान लिखा था ज़िले में, तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन उन यूनियन कौंसल्स की हमने टारगेट पॉपुलेशन लिखनी है जिन यूनियन कौंसल्स पर ये कैंपेन हो रही है और जो हमारा एग्रीड रिसोर्स प्लान में टारगेट पॉपुलेशन दर्ज है उन यूनियन कौंसल की, पूरे ज़िले की नहीं लिखनी। इसके बाद नेक्स्ट रो में अगर देखें तो हमने नेम ऑफ सुपरवाइज़र या मॉनिटर के हवाले से बताना है। अब ये वो साहब हैं जो ये रेडीनेस असेसमेंट टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इस टूल को असेस कर रहे हैं, ये उन्हीं का नाम आएगा यहाँ पर। और बेहतर होगा कि नाम के बाद ब्रैकेट में आप डेजिग्नेशन भी लिख दें। आगे डेट्स ऑफ विजिट्स हैं, यहाँ आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये मुख्तलिफ विजिट्स लिखे हुए हैं, 7 तक हैं। ये आप आगे भी देख सकते हैं कि ये 7 तक, यहाँ पे 8 तक इवन लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इसका पर्पज़ ये है कि आपने जिस टाइमलाइन में विज़िट करना है रेडीनेस असेसमेंट टूल यूज़ करना, फॉर एग्जांपल आप ये 12 वीक बिफोर दी कैंपेन वाला करना चाह रहे हैं, तो आपने पहला यहाँ पे जो है डेट्स, विजिट्स ऑफ डेट्स लिख देनी है और यहाँ सबसे पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। जब आपने सेकंड करनी है 10 वीक्स वाली, तो आपने ये सेकंड विजिट वाला आपने फिल कर देना है। इसी तरह जब आप थर्ड करेंगे तो थर्ड वाली, और जब आप फोर्थ करेंगे तो ये फोर्थ वाली। एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि आपने जब फर्स्ट रेडीनेस असेसमेंट टूल 12 वीक्स बिफोर द कैंपेन कर ली, तो आपने इसको सेव एज रखना है। और इसके बाद जब आपने 10 वीक्स वाली करनी है तो इसी पे 10 वीक्स वाली करनी है जिस पर आपने 12 वीक्स किया था। इसका मतलब ये होगा जब फर्स्ट वीक पे आप जाएंगे तो ये पीछे जितनी भी असेसमेंट्स हुई हुई हैं ये भी कंप्लीट होगी। इसके बाद जो एक और अहम चीज़ है, इसे थोड़ा सा हम समझ लें कि ये टूल क्यों बना है। देखिए, ये एक इंटरनेशनल टूल है जो मुख्तलिफ कैंपेन्स के लिए तैयार किया गया था और ये WHO की टेक्निकल गाइडलाइंस और एक्सपर्टीज़ के मुताबिक तैयार किया गया है और WHO ने तैयार किया। उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ ममालिक ने इसे यूज़ किया है और ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं वो क्रिस्प और टू द पॉइंट और क्रिटिकल है। और ज़ाहिर ये है इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, लेकिन जब किसी कंट्री कॉन्टेक्स्ट में ये जाता है तो उसे इस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है जो भी उस कंट्री का कॉन्टेक्स्ट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम शुरू करते हैं जल्दी से कि इसमें अब क्या क्या हमने काम करने हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो है ये आप देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है, ये मेजर डोमेन ऑफ द कैंपेन को शो करता है। जिस तरह इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड फंडिंग,
इसके बाद जो हमारा सेकंड कॉलम है ये इसी डोमेन की क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करता है। साथ में देखें आप लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इन इटैलिक्स। जिस तरह हम यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो सोर्स लिखा है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। एंड डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम फॉर असेसमेंट आर शेडेड लाइट येलो। अब ये डिज़ायर्ड लाइट येलो है, यहाँ ब्लैक भी है। ब्लैक का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी आपने इस टाइम लाइन पे असेस नहीं करनी, लेकिन ये एक्टिविटी आपने इस टाइम लाइन पे ज़रूर असेस करनी है। इस पे भी असेस करनी है, इस पे भी करनी है, इस पे भी करनी है, यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है। तो क्विकली हम जो पहली डोमेन है इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब पहली डोमेन कहती है हैज़ दी डीपेक / डिस्ट्रिक्ट टीसीवी टास्क फोर्स आर एनी इक्विवेलेंट कमेटी headed by the DC had a meeting within last 1 month to discuss TCV-SIA। अब यहाँ याद रखिएगा हमारे यहाँ जो फेमस प्लेटफॉर्म यूज़ होता है उसे हम डीपेक मीटिंग ही कहते हैं। अब ये और बात है कि डीपेक जनरली पोलियो कैंपेन के लिए यूज़ होता है, लेकिन चूँकि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो वो हम फिर मीजल्स कैंपेन हो या TCV कैंपेन हो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है जी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। उसको DC साहब चेयर करेंगे और उसमें जिस तरह आप बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स बुलाते हैं इसी तरह जो जो TCV कैंपेन में हेल्पफुल होंगे वो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पे बुलाएंगे और यहाँ पे ये डीपेक मीटिंग करेंगे। अब देखें यहाँ तो हमने इस डीपेक मीटिंग के का सवाल हमारे लिए नल एंड वाइड है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ब्लॉक्ड है, हमने ये असेस ही नहीं करना इस टाइम लाइन पे। लेकिन हाँ 23 नवंबर पे जब हम ये असेसमेंट कर रहे होंगे तो हमने उस वक्त ज़रूर बताना है कि बिटवीन वो लास्ट 1 मंथ कह रहे हैं। अगर 23 मंथ को हम देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ से मुराद होगी कि 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, इस दौरान कोई मीटिंग हुई है। अगर इस दौरान कोई मीटिंग हुई है तो हमारा रिस्पांस आ जाएगा यस, और हमने यहाँ कैपिटल में यस लिख देना है। आपने देखा यहाँ पे हमने यस लिखा तो ये ग्रीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये 7 दिसंबर को भी यही सवाल है कि क्या पिछले 1 माह के दौरान डीपेक मीटिंग हुई है। 7 दिसंबर से मुराद ये होगी कि बिटवीन 7 नवंबर टू 6 दिसंबर कोई मीटिंग हुई है। अगर इस ड्यूरेशन में कोई मीटिंग नहीं हुई तो हम यहाँ नो लिख देंगे। एक और सिनेरियो हो सकता है, आप देखें सोर्स हमें ये भी कह रहा है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इंडिकेट सच मीटिंग्स वर chaired by the DC and TCV-SIA was discussed adequately in that meeting। अब यहाँ पे एक और मामला भी है कि बाज़ औक़ात हमारी इंडिपेंडेंट TCV-SIA पे डीपेक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ मामला शायद पोलियो कैंपेन के हवाले से था, लेकिन TCV-SIA को एट लेंथ डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पे लिखा भी गया है। अब याद रखें कि हमें यस लिखने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि डीपेक मीटिंग हुई भी हो और डीपेक मीटिंग के मिनट्स भी अवेलेबल हों जो TCV-SIA के हवाले से डिस्कशन को शो करें। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नो है, या तो मीटिंग नहीं हुई या मिनट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में भी हमने नो लिखना है। एक और सिनेरियो हो सकता है कि मीटिंग भी हुई है, मिनट्स भी अवेलेबल हैं और मीटिंग में TCV भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है, तो फिर हम इसे सेटिस्फैक्टरीली यस लिखेंगे। अब देखें यहाँ जब आपने नो लिख दिया तो अब नो के बाद आपने यस के बाद तो कोई मामला नहीं है, सब खत्म हो गया, बस सिर्फ यस की हद तक। लेकिन अगर नो लिखा है तो आप नो के बाद आप ये देखें आपको 4 सवालों के मजीद जवाब देंगे कि अगर ये नो है तो इसकी रीजंस क्या थी, क्यों नहीं हुआ, कोई कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ थी, DC साहब ने टाइम नहीं दिया, किसी और मसरूफियात में बिजी थे। इसी तरह अब नो तो हो गया, वजूहात भी हमने समझ ली कि क्या थी, लेकिन अब आपने एक्शन देना है कि अब इस नो को अगर हमने यस में तब्दील करना है, मीटिंग करानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ क्या करना है। तो आप लिख सकते हैं कि मीटिंग हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड। अच्छा, अब रीस्केड्यूल तो आपने लिख दिया कि हो गई है, अब आपने बताना है कि किस डेट में ये मीटिंग अब होगी, उसके लिए रिवाइज टाइमलाइन क्या आया है। इसी तरह अब यहाँ ये जो मीटिंग होनी है इसके लिए एंकर पर्सन, मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फोकस्ड पर्सन कौन होगा। अब जनरली हमारे यहाँ जब ये डीपेक मीटिंग्स होती हैं तो हमारे यहाँ CEOs होते हैं जिन्होंने इस मीटिंग को इंश्योर कराना होता है। तो अगर CEO और हेल्थ आप लिख दें तो ये मामला ठीक हो जाएगा।
तो ये एक एग्जांपल पहली थी जी। अब हम क्विकली दूसरी पे चलते हैं, जो इसी डोमेन का दूसरा क्वेश्चन है। इज देयर पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर द एसआई एट द लोकल लेवल। अब देखें, इसके लिए भी वो हमें सवाल समझ लिया कि क्या पॉलिटिकल कमिटमेंट मौजूद है। तो हमें कैसे पता चलेगा मौजूद है, उसके लिए हमने सोर्स देखना है। और सोर्स कहता है कि मिनट्स ऑफ एसआईए मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग चेयर्ड बाय डीसी आर इक्विवेलेंट विद एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल एमएनए और एमपीए। देखिए, ये जो मीटिंग थी, इसमें अगर आपने लोकल एमएनए एमपीए को भी बुलाया है तो फिर आपका जवाब आ जाएगा यस। अगर आपने नहीं बुलाया तो जवाब आएगा नो। एक चीज और याद रखिएगा कि लोकल एमएनए एमपीए बहुत जरूरी है ताकि हमें पॉलिटिकल ओवरसाइट एंड ओनरशिप इस कैंपेन के लिए मिल सके। तो ये आप देख लें कि आपने वहां बुलाया या नहीं। इन अदर सिनेरियो के लोकल एमएनए एमपीए तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन शायद नाजमीन आए हैं, जो भी वो भी अगर आए हैं या कोई चेयरमैन आए हैं तो भी आपका आंसर यस होगा, क्योंकि वो भी अगेन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरा बहुत अहम सवाल है, क्या फंड्स जो हैं वो रिसीव हो गए हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं टू ऑल द प्लान्ड एक्टिविटीज़, जिस तरह माइक्रो प्लानिंग है, बजट एंड फाइनल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को कि शायद पैसे आएंगे तो ही हम इसका आंसर यस करेंगे, वरना नहीं। देखिए, याद रखें कि पैसे आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक्टिविटी के लिए पैसे इंश्योर्ड हैं, ऊपर से पैसे आपको मिल गए हैं उस एक्टिविटी के लिए, तो फिर आपका आंसर यस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं और माइक्रो प्लानिंग के हवाले से आपने कोई खर्चा नहीं किया, ये माइक्रो प्लान जो आए हैं ऊपर से तैयार होकर आए और जाहिर है उस पर पैसा खर्च हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रो प्लान है इसका फंड्स आपको मिल गया। तो यहाँ देखें, अगर मिल गया तो हमने यस कर दिया, लेकिन अगर माइक्रो प्लान ही नहीं आपके पास आए तो फिर ये आंसर हो जाएगा नो। ये हमारी पहली डोमेन मुकम्मल हो गई है। बस याद रखिएगा कि पैसे आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है और इसमें आपका खर्चा कोई नहीं हो रहा है और वो खर्चा नेक्स्ट लेवल पे हो गया है तो फिर आंसर यस हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। अब देखें, ये नेक्स्ट डोमेन जो हमारी आ गई है वो माइक्रो प्लानिंग और एफई मैनेजमेंट के हवाले से है। सबसे पहला सवाल जो है वो माइक्रो प्लानिंग वर्कशॉप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है या नहीं हुई। तहसील तालुका एंड यूसी सुपरवाइजर्स ने माइक्रो प्लान प्रिपरेशन स्टार्ट की है या नहीं की। तो ऐसे इसका हमें पता कहाँ से चलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइक्रो प्लानिंग की ट्रेनिंग के हवाले से वो पूछ रहा है। देखिए, इसके लिए भी अगेन हमें अटेंडेंस ऑफ दी देखनी पड़ेगी कि ऐसी कोई मीटिंग ट्रेनिंग हुई है और क्या अगर हुई है तो उसकी अटेंडेंस है। अगर ट्रेनिंग हुई है, अटेंडेंस भी मौजूद है, तो हमने जिस टाइम लाइन में इसको असेस करना है वहाँ उसके मुताबिक अपना जवाब लिख देना है। और याद रखिएगा कि ये एक दफ़ा ही मीटिंग होती है। अगर एक दफ़ा यस हो गया तो फिर बाकी जितने भी हैं वो यस होते जाएंगे जब भी आप दोबारा इसको असेस करेंगे। अगला है आर ऑल यूसी माइक्रो प्लान्स अवेलेबल। अब देखें, अगर तो माइक्रो प्लान बन गए हैं और जो है वहाँ पे आपके तमाम यूनियन काउंसिल्स पे अवेलेबल हैं तो इसका भी रिस्पॉन्स यस हो जाएगा। इसी तरह आर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ HR अकॉर्डिंग टू द माइक्रो प्लान, खास तौर पे स्किल्ड वर्कर्स, टीम असिस्टेंट, सोशल मोबिलाइजर आइडेंटिफाइड। ये कहाँ से पता चलेगा? ये भी माइक्रो प्लान की जो HR शीट है वहाँ से पता चलेगा। या फिर आपका रिसोर्स प्लान जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जिसमें आपको पता है कि जी इतने बंदे एलोकेट किए थे, इतने अवेलेबल हो गए। अब याद रखें कि अगर एक बंदा भी शॉर्ट है तो आंसर नो आएगा और अगर कंप्लीट है तो आंसर यस आएगा। अब यहाँ देखें कि हमारे जितने स्किल्ड हमें चाहिए थे वो हम यहाँ पे हमारे अवेलेबल नहीं थे, तो कुछ शॉर्ट थे तो यहाँ पे नो हो जाएगा। इसी तरह अगला देखें, आर यूसी माइक्रो प्लान वैलिडेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनकी डिस्ट्रिक्ट वैलिडेशन के हवाले से भी हमने बताना है। अगर डिस्ट्रिक्ट पे वैलिडेशन हो गई है 100% माइक्रो प्लान्स की तो फिर हमने इसको यस कर देना। अब याद रखें, डेस्क वैलिडेशन तो 100% है, जिसको हम डेस्क रिव्यू भी कहते हैं, और जो फील्ड वैलिडेशन है वो 10% ऑफ द टोटल माइक्रो प्लान्स होता है। तो उस हिसाब से हमने इसका जवाब लिख देना। इसी तरह अगला है, आर स्पेशल स्ट्रेटजीज प्लान्ड फॉर जियोग्राफिकली हार्ड टू रीच एरियाज। अब ये अगेन वही है, माइक्रो प्लान्स में हम देखेंगे कि अगर हमारे हार्ड टू रीच एरियाज हैं इस डिस्ट्रिक्ट में तो क्या उनके लिए हमारी कोई स्ट्रेटजी बन गई है, और अगर बन गई है तो फिर यस लिख देंगे।
डिस्ट्रिक्ट प्लान डेवलप विद कंपाइलेशन ऑफ द यूसी माइक्रो प्लान, ये है मैक्रो प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल का, या जिसे डिस्ट्रिक्ट का रिसोर्स प्लान भी कहते हैं। अगर बन गया तो यस, नहीं बना तो नो। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं सवाल जो कहता है कि जो FE फोकल पर्सन नोटिफाइड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इन ईच तहसील तालुका एंड यूसी विद देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब देखें, ये है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पीडियाट्रिशियंस को जनरली FE फोकल पर्सन लगाया जाता है। एक तो वो साहब हैं, इसके अलावा जो यूनियन काउंसिल लेवल पे FE फोकल पर्सन काम करेंगे। आपने ये देखना है कि अगर इन तमाम लोगों की नोटिफिकेशन हो गई है तो फिर आपने इसको यस कर देना है। अगर नहीं हुई तो फिर ऑब्वियसली इसका आंसर नो आएगा। 11वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इज एडिक्वेट लाइफ सेविंग मेडिसिन आर अरेंज्ड एंड सप्लाइड टू ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज टू मैनेज FE। ये FE किट के हवाले से है। देखें, इस FE किट की जो हमने असेसमेंट रखी है वो 18 जनवरी ऑनवर्ड रखी है। FE किट अगर आपके पास आ गई है, डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दी है, तो आंसर आ जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। इज अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग सीरियस FE केसेस फ्रॉम एनी रिमोट एरिया टू द DHQ और एनी टर्शरी केयर लेवल। सो ये बेसिकली FE मैनेजमेंट प्लान है जिसमें आप इस दफ़ा रेस्क्यू 11 11 को भी एंगेज कर रहे हैं। जो आपकी IRM NCH के पास एम्बुलेंसेज हैं उन्हें भी आपने एडिक्वेटली एंगेज किया है, तो फिर आंसर यस। अगर ये नहीं है आइडेंटिफाई तो फिर आंसर नो आएगा, ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर लोकल हॉस्पिटल्स आर अलर्टेड एंड ओरिएंटेड ऑन हाउ टू हैंडल द FE। अब ये भी बहुत अहम है कि लोकल हॉस्पिटल्स जितने भी हैं आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स टीचिंग लेवल के या DHQ लेवल के, आपने उन्हें अलर्ट किया हुआ है कि इस तरह से कोई FE सूरत हाल आई तो आपने हमें रिस्पॉन्ड करना है। उन कैसे अलर्ट करना है, उन्हें इन्फॉर्म भी करना है, उनको रिक्वायरमेंट्स भी बतानी है कि आपने रूम बेड्स किस तरह रिजर्व रखने हैं। इसी तरह आपने उन्हें ये भी बताना है कि कौन सी रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। ट्रेंड लोग भी होने चाहिए ताकि वो जब केसेस आएँ तो उनको फौरी तौर पे आप एड्रेस कर सकें। तो यही है सारी सूरत हाल। इसकी एक ओरिएंटेशन उनकी आपने करा दी है, उनको अलर्ट कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, तो आंसर यस आ जाएगा, वरना आंसर नो आएगा। इस तरह ये डोमेन मुकम्मल होती है। अगली डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैंपेन की ट्रेनिंग्स के हवाले से, जिसे जनरली हम इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब आप ये देख लें, सबसे पहले लिखा हुआ है इज ट्रेनिंग प्लान डिवेल्प फॉर स्किल्ड पर्सनस, टीम असिस्टेंट, सुपरवाइजर्स, सोशल मोबिलाइजर्स एंड डॉक्टर्स। अब ये देखें, ये ट्रेनिंग प्लान आपका हमने माइक्रो प्लान्स की बुक्स में रखा है, ख़ासतौर पे बुक 2 जो UCMO की, उसमें अगर वो आपने बना लिया है, अभी बुक 2 नहीं भी पहुंची और प्लान आपने बनाया हुआ है, तो आपने इसको यस कर देना है। और अगर ट्रेनिंग प्लान नहीं बना तो ऑब्वियसली ये नो हो जाएगा। अगला है ट्रेनिंग जो स्किल्ड पर्सनस की है वो हो रही है और क्या वो ऑन ट्रैक है एज़ पर आपने जो प्लान बनाया था। अगर वो ट्रेनिंग हो रही हैं, ऑन ट्रैक हैं, तो यस। अगर नहीं बना प्लान या ट्रेनिंग नहीं हो रही या ट्रेनिंग टाइम पे नहीं हो रही जिस तरह आपने प्लान की थी, तो फिर इसका आंसर नो हो जाएगा। सिमिलरली अगला है टीम असिस्टेंट की ट्रेनिंग के हवाले से, वो भी आपने बताना है कि ट्रेनिंग्स ट्रैक पे हो रही हैं, एज़ पर प्लान हैं। इसी तरह सोशल मोबिलाइजर्स के हवाले से आपने बताना है। डॉक्टर्स की FE मैनेजमेंट के हवाले से भी आपने बताना है कि वो जो है ओरिएंटेशन उनकी जो हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रही है, नहीं हो रही। इसी तरह जो सुपरवाइजरी लेवल है उसका भी उसकी ट्रेनिंग हो बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ़र्स्ट लेवल सुपरवाइज़र तो UCMO होते हैं और सेकंड लेवल सुपरवाइज़र आपके अदर DHMTs हैं, जितना कोटा आपको एलोकेट किया गया। तो उस हवाले से बताएं कि ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह ये भी डोमेन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगली डोमेन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन की है। क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर आप यहाँ देखें तो लिखा है जो फर्स्ट और सेकंड लेवल सुपरवाइज़र है वो आपके वेल आइडेंटिफाइड है। अब देखें, एक अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह होती है, लेकिन वेल आइडेंटिफाई होना, प्लान्ड होना, डॉक्यूमेंट में लिखा होना, ये अलग बात होती है। तो प्लीज़ देख लें कि इसकी लिस्ट बनी होनी चाहिए कि हमारे फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र ये लोग हैं और सेकंड लेवल सुपरवाइज़र ये लोग हैं एज़ पर दी एलोकेशन। अगर ये लिस्ट बनी हुई है तो फिर यस। इसके बाद अगला आप देखेंगे क्वेश्चन के डिस्ट्रिक्ट जो सुपरविजन प्लान है वो बन चुका है। अब देखें, हर सुपरवाइज़र का एक सुपरविजन प्लान होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र हैं और चाहे वो सेकंड लेवल सुपरवाइज़र हैं। अगर उनका वो प्लान बना हुआ है तो फिर आपने यस करना है। प्लान नहीं बना और खाली एक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपने नो करना है। अब ये प्लान जो है, हमने इस प्लान का एक टेम्पलेट भी बनाया हुआ है, आपने उस टेम्पलेट पे ये प्लान बनाना है
और वो भी जो है UCMO की बुक 2 में अवेलेबल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो मॉनिटर्स आएंगे वो आइडेंटिफाई भी हो गए और ट्रेन भी हो गए, उन्होंने RCA भी भरना है और फिर उन्हें रेडीनेस टूल का भी पता होना चाहिए। अब ये मॉनिटर कौन है? अब ये मॉनिटर देखें, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर्स भी हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं ना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या प्रोविंशियल लेवल से आएंगे वो सब मॉनिटर्स हैं। तो ऑब्वियसली उन मॉनिटर्स की आइडेंटिफिकेशन होना, उनकी ट्रेनिंग होना ये भी ज़रूरी है। इसमें याद रखें तमाम लोग शामिल हैं, जिस तरह आपके PO हजरात हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिविजनल EPI ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर्स हैं, इसी तरह UC लेवल पे UCCO है, UCPO है, इसी तरह कॉमनेट स्टाफ डिस्ट्रिक्ट का है जिसको हम कहते हैं DHCSO। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इनका आइडेंटिफाई होना, इनका ट्रेंड होना, इनका इनलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है जी। और देखें यही चीज़ हमने आपसे मंगवाई थी जब हमने कहा था कि जो रेडीनेस असेसमेंट टूल के असेसर्स होंगे उसको इनलिस्ट करके आप भेज दें कि किस आपने किस लेवल की असेसमेंट करनी है या किस लेवल पे उसने मॉनिटरिंग करनी है। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में था। अगर आपने ये काम सारे किए हुए हैं तो यस, नहीं किए हुए तो नो। इसी कॉन्टेक्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है कि क्या अरेंजमेंट्स हो गई हैं टू इंश्योर डेली रिपोर्टिंग ऑफ कवरेज एंड अदर डाटा टू द नेक्स्ट हायर लेवल। अब याद रखिएगा कि इस दफ़ा जो डेली रिपोर्टिंग के लिए अगेन जिस तरह हमने मीजल में यूज़ किया था EPI MIS यूज़ होगा, लेकिन UCMO को अपनी जो रिपोर्ट बनानी है वो हार्ड पेपर पे बनानी है टीम्स के डाटा की मदद से। तो अब ये देख लें कि ये है, आपने अगर सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं तो फिर यस, नहीं हुई तो फिर नो। अरेंजमेंट्स इसमें क्या है? अरेंजमेंट्स यही UCMO की ट्रेनिंग में आपने उन्हें इंश्योर किया है कि जी आपने ये रिपोर्ट इस तरह से बनानी है, और जब ये आ जाएगा MIS तो इसकी ट्रेनिंग भी आपने उस हिसाब से करानी है। ये अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी डोमेन आ गई है वैक्सीन कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक की। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें देखें तो क्या सफिशिएंट फंक्शनल कोल्ड चेन कैपेसिटी डिस्ट्रिक्ट के स्टोर पे अवेलेबल है, और इन केस अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या कंटीजेंसी प्लान बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें दो अहम बातें होती हैं कि हमने ये देखना है कि हमारी कितनी कोल्ड चेन जो स्टोर है कैपेसिटी है वो हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमने आपको ना एक शीट भी बना के दी थी, आपको याद होगा, जो रूटीन वैक्सीन भी आपने जाहिर है डिस्ट्रिक्ट के स्टोर में रखनी है, और साथ में अगर कैंपेन की वैक्सीन आएगी तो वो भी आपने डिस्ट्रिक्ट के स्टोर में रखनी है। तो आपने ओवरऑल रिक्वायरमेंट देखनी है कि कितनी होगी, और उसे कैलकुलेट करने के बाद ये देखना है कि आपके पास स्पेस कितना अवेलेबल है। अगर तो जो है लीटर्स में कैपेसिटी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 25 लीटर आपको चाहिए और आपके पास 30 लीटर्स अवेलेबल है तो आंसर यस हो जाएगा। इन केस अगर ये कम है तो फिर आंसर नो हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कंटीजेंसी प्लान है ना, उसका मतलब ये होता है कि गॉड फॉरबिड कोई शॉर्टफॉल हो गया, लाइट चली गई या आपका कोल्ड रूम डिस्ट्रिक्ट स्टोर ख़राब हो गया, तो आपका बैकअप क्या होगा। अगर आपने बैकअप प्लान बनाया हुआ है कि आप किस तरह कोल्ड बॉक्सेस यूज़ करेंगे, किस तरह वैक्सीन शिफ्ट करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपका कंटीजेंसी प्लान अवेलेबल है। याद रखें कभी ना भी हो तो कंटीजेंसी प्लान जो कोल्ड चेन के हवाले से है, कैपेसिटी के हवाले से, वो लाजमी होना चाहिए ताकि ये जो वैक्सीन सेंसिटिव मामला हैं वो ख़राब ना हो। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल बैकअप पावर सप्लाई अवेलेबल। अब देखें पावर सप्लाई हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती रहती है, तो क्या कोई जनरेटर या इस तरह से अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यस, अगर अवेलेबल नहीं है तो नो। इसके बाद अगला हमारा सवाल आ जाता है कि क्या हमारे पास वैक्सीन और लॉजिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान मौजूद है। अब याद रखें कि ये वैक्सीन कितनी रिक्वायर्ड है माइक्रो प्लान्स में आपने ऑलरेडी कर ली है। अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनना ज़रूरी है, और वो स्टोर कीपर के पास होना ज़रूरी है, जिसमें वाज़ेह हो कि वैक्सीन कब आएगी प्रोविंशियल लेवल से और कब आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन सी यूसीज डे 1 पे आएंगी, कौन सी यूसीज डे 2 पे आएंगी। ये बाकायदा इन राइटिंग प्लान होना चाहिए। अगर इस तरह का स्टोर के पास कोई प्लान है तो यस, अगर प्लान नहीं है तो नो। अगला है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। क्लियरली बता रहा है कि ये काम आपने कब करना है, कहाँ करना है और किस बंदे ने करना है, सेफ्टी बॉक्सेस कौन फिल करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। आपको याद होगा कि ये पूरा एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है और ये भी हमारा माइक्रो प्लान का एक हिस्सा है, तो आपने ये भी डिटेल से बनाना है। अगर ये आपने बनाया हुआ है तो यस, और अगर नहीं बना तो नो। अच्छा, फिर आगे आ रहे हैं जी अब आपके कि जो डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड दी वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी। अब ये देखें, ये छोटे छोटे अब आपसे सवाल पूछेगा कि क्या वैक्सीन आपके पास आ गई है,
देखें वैक्सीन की टाइमलाइन आखिरी वीक में आपने असेस करनी है कि वैक्सीन आ गई है तो आपने यस करना है, नहीं आई तो नो। इसी तरह वैक्सीन लगाने के लिए एडी सिरिंजेस का आप बताएं, जब लास्ट वीक में पहुंच गई होगी तो यस, नहीं पहुंची होगी तो नो। फिंगर मार्कर के हवाले से बताएं। लेकिन ये जो एक और है SI ऑपरेशनल गाइड, ये तमाम वीक्स में असेस होगी, और अगर वीक 12 में ये आ गई है तो यस, तो फिर बाकी तमाम वीक्स में ये यस हो जाएगा। अब ये फेडरल EPI ने देना है, याद रखें, अभी तक फेडरल EPI ने हमें ये नहीं दिया है, तो ये डेफिनेटली नो बनेगा। तो इसको यस मत करें, इसका समझें ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी ये नो है, और अगर यहाँ फर्ज किया ये आ जाती है तो फिर इस तरह से यस हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जहां आपने नो लिखना है वहां आपने लाजमी बताना है कि ये क्यों नो है। इसी तरह अगला है जी पॉकेट गाइड फॉर वैक्सीनेटर्स, जिसको जनरली हम फील्ड गाइड भी कहते हैं। तो ये देखें, हमने उस हिसाब से ये बता देना है, और ये जब आएगी तो हमने यस करना है, नहीं आएगी तो नो कर देना है। अगला है माइक्रो प्लान फॉर्म्स। देखें फॉर्म्स तो हमने आपको बुक्स की शक्ल में ऑलरेडी भिजवाए हैं, तो ये उस हवाले से फॉर्म्स हैं जी। फिर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर्म्स हैं, जो आपको UCMO का फॉर्म होगा, टैली शीट होगी, बाकी चीज़ें मिस चिल्ड्रन फॉर्म होगी, रेफरल स्लिप होगा, तो ये उस हवाले से है जी। उसके बाद टैली शीट के हवाले से है, जो RCA के मुख्तलिफ टूल्स हम करेंगे, जो रैपिड कन्वीनियंस असेसमेंट है, ऑब्जर्वर्स चेकलिस्ट है, इसके हवाले से है। कोई और टूल्स अगर कैंपेन के हैं या फॉर्म्स हैं वो उसके हवाले से जी। 29 पे है कि जो बंडल वैक्सीन है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, सेफ्टी बॉक्स वैक्सीन एंड AD सिरिंजेस, उसके हवाले से भी अब हमें थोड़ा सा ज़रा डिटेल में बताना है कि वो हमें कितनी मिली हैं एज़ पर द टारगेट। अब देखें वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक प्लान हमने बनाया है, उसमें वाज़े तौर पे कर लिया है, ये सारी कैलकुलेशन हमने की है कि वैक्सीन डोजेस हमें कितनी चाहिए, जिसमें टारगेट पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई हमने किया था 1.11 विच वॉज वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैक्सीन डोजेस मिल गई थी। तो ये अगर हमने सही कैलकुलेट की है और इतनी हमें मिल भी गई हैं तो हम इसको करेंगे यस, अदरवाइज ये नो हो जाएगा। सेम AD सिरिंजेस और सेफ्टी बॉक्स के हवाले से याद रखिएगा, 3 चीज़ों को अगर मिला लें आप, वैक्सीन, AD सिरिंज और सेफ्टी बॉक्स, तो फिर इसको हम कहते हैं बंडल, वैक्सीन बंडल सप्लाई। तो ये इसी हवाले से हमने बताना है जी। इस पे आखिरी क्वेश्चन इस डोमेन का कि क्या डिस्ट्रिक्ट ने जो है व्हीकल्स को सिक्योर कर लिया है और फ्यूल्स को सिक्योर कर लिया है जब उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करनी है। अब याद रखिएगा कि ये वो ट्रांसपोर्टेशन की बात वो कर रहे हैं कि कहीं अगर नर्सिंग हॉस्टल से या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से स्किल्ड वर्कर्स को आपने लेकर आना है, और आपने जो है जिस यूनियन काउंसिल में उन्होंने काम करना है वहाँ छोड़कर आना है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान आपको याद होगा हमने बनाया है माइक्रो प्लान में। अगर वो बना है तो उस हवाले से है ये सवाल, और ये उसको यस करें या नो करें। याद रखें कि जब यूनियन काउंसिल से वैक्सीनेशन आउटरीच किट पे टीमों ने जाना है तो उसके लिए जनरली जो हमने रक्षा आपको देना है आपने वो यूज़ करना है, वो इस सवाल का हिस्सा नहीं है। इस सवाल का हिस्सा पहला ट्रांसपोर्टेशन है जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स या नर्सिंग स्टेशन से कंसर्न UC के ट्रांसपोर्टेशन की हद तक है। लास्ट डोमेन हम देखते हैं जो सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के हवाले से है। इसमें 3 बहुत अहम सवाल हैं और ये हमने देखने हैं। सवाल 31 है जी कि क्या कोई सोशल मोबिलाइजेशन कम्युनिकेशन प्लान बन गया? बहुत ज़रूरी है, आपने देखा होगा हमने टीमों के माइक्रो प्लान में भी ये प्लान रखा है और UCMO के भी। अगर वो बन गए हैं तो आपने इसको यस करना है, नहीं बना तो आपने नो करना है। अगला सवाल ACSM मटीरियल के हवाले से, यूनिसेफ इस पे काम कर रहा है और ये मटीरियल आपको इंशाल्लाह जल्द पहुँच जाएगा, तो आपने उस मटेरियल को जो ही वो पहुंचता है उस टाइमलाइन के मुताबिक यस या नो आपने लिख देना है। आखिरी सवाल होगा कि जो आपकी ACSM एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान एंड अकॉर्डिंग टू दी माइक्रो प्लान आप कंडक्ट कर रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान वो हो रही हैं, फॉर एग्जांपल सेमिनार्स हैं, इनॉग्रेशन है, वॉक्स हैं, जो भी टाइमलाइन आपने सेट की थी, अगर उस हिसाब से आप कर रहे हैं तो आपका आंसर यस आ जाएगा, और अगर नहीं आप उस हिसाब से कर रहे तो आंसर नो आ जाएगा। अब ये सारे सवालात, सारी डोमेन्स तो आपने कर ली, आखिर में ये इंटरप्रिटेशन है। ये देखें यहाँ पे परसेंटेज, ये टोटल, ये देखें जब आप 12 वीक्स की एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपके 2 इंडिकेटर असेस हो रहे हैं। वो कौन कौन से थे देखें, एक ये था, एक ये था। फॉर एग्जांपल एक आपका नो था, एक यस था, तो फिर ये यहाँ पे देखें परसेंटेज क्या आई। लॉजिकल बात है, 2 थे, एक यस हमने किया और एक नो, तो 50% आ गया। लेकिन यहाँ आपने 6 पैरामीटर्स असेस किए हैं टोटल, जो येलो वाले थे।
ये देखें यहाँ पे ये 6 पैरामीटर्स आप असेस करें वो उस हिसाब से आ जाएगा। ये देखें ये 4 ये हैं और 2 वो वाले जो पहले से आप कर रहे थे, तो ये 6 हो गए। अब 6 में से जितने आपके यस हुए आपको परसेंटेज में वो यहाँ आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपने देखना है। यहाँ 14 हो गए, यहाँ 22 है, यहाँ 33 है, यहाँ 44 है, यहाँ 46 है। तो हर वीक नेक्स्ट वीक में ये इंडिकेटर्स बढ़ जाएंगे। तो ये देखें आपने यहाँ इन सर्कल भी करना है अगर आप कर रहे हैं हैंड से, या अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो सर्कल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे अहम बात है कि आपने बताना है क्या डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्रैक है फॉर टू कंडक्ट दी SIA। तैयारियाँ आपकी पूरी हैं, ये टूल आपकी तैयारियाँ ही देख रहा है, और अगर पूरी हैं तो आप यहाँ पे यस कर दें, और अगर पूरी नहीं है तो आप नो कर दें। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे अगर मैं यस लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं लिख सकता, 50% पे तैयारी नहीं है, तो मैं इसको नो कर दूंगा। ये फिर नो हो जाएगा और इसका मतलब है मेरा अभी तैयारी पूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये सारे नेक्स्ट लेवल पे जाके यस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑपरेशनल गाइड भी आ गई, इसको मैंने यस कर दिया, तो अगर आप ये देखें ये 100% हो गया। इस सूरत में मैं इसे यस लिख सकता हूँ कि यस वी आर ऑन ट्रैक एंड रेडी टू कंडक्ट द कैंपेन। तो ये सारा का सारा जो रेडीनेस असेसमेंट टूल है उस हवाले से ये मैंने आपको वॉक थ्रू कराया है। उम्मीद है ये वीडियो अगरचे थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन थोड़ी सी डिटेल्ड है, और इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप जो रेडीनेस असेसमेंट टूल है वो बहुत आसानी के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ कि यूनियन काउंसिल पे भी यही तरतीब रहेगी इसको इस्तेमाल करने की। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ लाएगी और आप अपनी रेडीनेस असेसमेंट टूल को क्वालिटी तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। ये 3 लेवल पे यूज़ हो रहा है, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और यूसी। मैं इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत कामयाब कैंपेन करेंगे और एक मिलकर एक बहुत अच्छी कैंपेन हम करेंगे, और ये जो टाइफाइड की आउटब्रेक आई हुई है इसका इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। तो आप तमाम लोग जी कमिटेड रहें, फोकस्ड रहें, और देखें ये टूल जो है ना न्यूट्रल असेसमेंट के लिए है। प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम नहीं हुआ उसे यस मत लिखें। बहुत सोच समझ के ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अमानत है। और देखें हम किसी को कहीं जो है इसको नहीं भेजना, या किसी की कोई इंसल्ट नहीं होनी इस पे, या किसी से पूछगछ नहीं होनी, या अपनी खुद एक यूँ समझ लें कि एक असेसमेंट कर रहे हैं हम कि हमारी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको 100% मेरिट पे आप करें और हम कंट्रीब्यूट करें इन सेविंग द प्रीशियस लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।